अब अगला विश्लेषण हमारा इस बात पर होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वोटों को क्यों नहीं जोड़ पा रही। लेकिन उससे पहले हम आपको एक किस्सा सुनाना चाहते हैं। एक बार एक शहर में एक बहुत बड़ा विवाह समारोह हुआ, शादी का समारोह हुआ, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग आए और जिस व्यक्ति ने अपने पुत्र की शादी के लिए कार्यक्रम रखा वो इस भीड़ को देखकर बड़ा खुश हुआ और उसे ऐसा लगा कि वो अपने शहर में बहुत लोकप्रिय है, इतने सारे लोग शादी में आए हैं। लेकिन एक दिन जब उसे मदद की आवश्यकता हुई तब उन 10,000 लोगों में से एक भी व्यक्ति उसके पास नहीं आया। और आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की स्थिति वैसी ही है। लोकप्रियता को लेकर उनकी जो गलतफहमी है वो वैसी ही है। इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी हजारों लोगों के शामिल होने की बात कह रही है, लाखों लोगों के शामिल होने की बात कह रही है। इन तस्वीरों में आप दूर दूर तक राहुल गांधी के पीछे लोगों का हुजूम देखेंगे, बहुत बड़ी भीड़ देखेंगे। और कांग्रेस इन तस्वीरों का खूब प्रचार प्रसार कर रही है और अक्सर मीडिया से यह भी शिकायत कर रही है कि मीडिया जानबूझकर राहुल गांधी की इस यात्रा की कवरेज नहीं कर रहा है। लेकिन आज हम आपको इस भीड़ की सच्चाई दिखाएंगे और वो सच्चाई ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लोग तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन चुनावों में पार्टी को वोट नहीं दे रहे। और कल उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, आज हम उनका छोटा सा विश्लेषण आपके लिए करेंगे और ये उपचुनाव के नतीजे इस बात को साबित करते हैं। ये उपचुनाव कुल मिलाकर 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए हुए थे, जिनमें से सबसे ज्यादा 4 सीटें, 7 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती। कांग्रेस को इनमें से एक भी सीट नहीं मिली है। उपचुनावों से पहले इन 7 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, यानी इस हिसाब से कांग्रेस को न सिर्फ 2 सीटों का नुकसान हुआ बल्कि बाकी सीटों पर भी उसका वोट शेयर पहले के मुकाबले कम हो गया। और तेलंगाना में तो कांग्रेस पार्टी की जमानत ही जब्त हो गई, जबकि ये जो सीट थी तेलंगाना की, ये कांग्रेस के पास थी। बावजूद इसके कि राहुल गांधी की रैलियों में इतनी भीड़ आ रही है जो आप देख रहे हैं। इस सीट का नाम, जो तेलंगाना की हम बात कर रहे हैं, वो है मुनुगोडे और ये विधानसभा क्षेत्र तेलंगाना की नालगोंडा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। और ये सीट यानी लोकसभा की जो सीट है ये कांग्रेस के पास है। यहां कांग्रेस का सांसद है, कांग्रेस का एमपी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लोकसभा सीट में कुल 12 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और अब इन 12 में से एक भी विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस का विधायक नहीं बचा है। कांग्रेस सब पे हार गई। अभी जिस सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है वहां से पार्टी के पूर्व नेता, जिनका नाम है के.आर. गोपाल रेड्डी, ये विधायक हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस की कार्यशैली से नाराज होकर वो कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हो गए और इसी के बाद ये सीट खाली हुई थी और फिर इस पर उपचुनाव हुआ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आजकल तेलंगाना से ही गुजर रही है, यानी राहुल गांधी इस समय तेलंगाना में ही हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी पार्टी वहां उपचुनाव में अपनी सीट नहीं बचा पाई। इस सीट पर तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस की जीत हुई है, जिसे लगभग 97,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी यहां दूसरे स्थान पर रही और उसे 87,000 वोट मिले हैं। यानी इस सीट पर बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी है सत्तारूढ़ पार्टी को और बीजेपी सिर्फ 10,000 वोटों से हार गई। जबकि यह बीजेपी का कोई बहुत बड़ा ऐसा इलाका नहीं है जहां आप कह सकें कि बीजेपी यहां बहुत मजबूत रही है। और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रही तेलंगाना में और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 23,000 वोट मिले हैं। बीजेपी को 87,000 तेलंगाना में और कांग्रेस को 23,000। यानी कांग्रेस ने यहां अपनी सीट भी गंवा दी और उसका वोट शेयर पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 38% गिर गया। सोचिए, सिर्फ एक सीट पर पिछले 4 वर्षों में कांग्रेस का वोट शेयर 38% तक गिर गया है। हालांकि यह उपचुनाव है, जबकि दूसरी तरफ इसी सीट पर बीजेपी के वोट शेयर में 32% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। 2018 में बीजेपी को यहां सिर्फ 6% वोट मिले थे, लेकिन इस बार उसे 38% से ज्यादा वोट मिले हैं। और इस तरह बीजेपी तेलंगाना के उपचुनाव में हार तो गई, लेकिन उसने टीआरएस को यह बता दिया कि बीजेपी बहुत तेजी से तेलंगाना में मजबूत हो रही है और अब वो कांग्रेस से आगे निकल गई है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति तब है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं। यह यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी और आज 7 नवंबर है। लेकिन इन 2 महीनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक भी नया वोट नहीं जोड़ पाई, बल्कि पार्टी के वोट
उतनी ही तेजी से कम हो रहे हैं जितनी तेजी से इस यात्रा से पहले हो रहे थे। उदाहरण देखिए, ओडिशा की धामनगर सीट पर जो उपचुनाव हुआ, वहां भी कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। इस सीट पर कांग्रेस को सिर्फ 3,500 वोट मिले हैं और 2019 के मुकाबले कांग्रेस का वोट शेयर अब 4.5% से कम होकर सिर्फ 2.5% से कम हो गया है। ओडिशा की सीट पर पहले नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी की पकड़ बहुत मजबूत थी। वर्ष 2009 से 2019 तक ये सीट बीजेडी के पास थी, लेकिन 2019 में बीजेपी के नेता विष्णु चरण सेठी इस सीट पर जीत गए और उनके निधन के बाद यह सीट बीजेपी ने अब फिर से जीत ली। यह इसलिए अहम है क्योंकि 13 वर्षों के बाद बीजेडी ने किसी सीट पर ओडिशा में कोई उपचुनाव हारा है। बीजेपी के उम्मीदवार ने यहां बीजेडी को लगभग 10,000 वोटों से हराया। इसके अलावा बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिसका वोट शेयर इन उपचुनावों में बढ़ा है, बाकी सबके कम हुए हैं। अब आप देखिए हरियाणा के नतीजे, जहां आदमपुर सीट पर उपचुनाव हुआ था और यह सीट पहले कांग्रेस के पास थी, लेकिन बाकी राज्यों की तरह कांग्रेस यहां भी अपनी सीट हार गई और उसका वोट शेयर 2019 के मुकाबले लगभग 13% तक कम हो गया। अब बीजेपी ने यह सीट कांग्रेस पार्टी से छीन ली है और उसे लगभग 16,000 वोटों के अंतर से हराया। 2019 के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने यह सीट कांग्रेस पार्टी के लिए जीती थी। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पुत्र हैं, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो चुके हैं कांग्रेस छोड़कर, और इस बार बीजेपी ने उनके पुत्र भव्य बिश्नोई को टिकट दिया, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। इससे बीजेपी न सिर्फ अपनी एक सीट बढ़ाने में कामयाब हो गई, बल्कि इस विधानसभा सीट में उसका वोट शेयर 23% तक बढ़ गया। यानी एक तरफ कांग्रेस है जिसका वोट शेयर राहुल गांधी की यात्रा के बावजूद ऐतिहासिक रूप से गिर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी है जिसके वोट लगातार बढ़ रहे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात आंकड़े कह रहे हैं। हरियाणा के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन उसके उम्मीदवार की यहां जमानत जब्त हो गई। ये बात आपके लिए जाननी जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने यह चुनाव लड़ा था आदमपुर में, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को आदमपुर में सिर्फ 3,413 वोट मिले, जो कुल वोटों का 3% से कम है। और इससे यह पता चलता है कि जमीनी स्तर पर अभी आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर है हरियाणा में। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा पंजाब और दिल्ली दोनों से लगती है। पंजाब की सीमा से यह इलाका, जो आदमपुर का इलाका है, 45 किलोमीटर दूर है, जबकि दिल्ली से आदमपुर की दूरी 200 किलोमीटर है। और इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यानी पंजाब में भी और दिल्ली में भी। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली और पंजाब दोनों का इस सीट पर प्रभाव नहीं पड़ा। और सोचिए गुजरात में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति होगी, जो दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर है। बिहार में भी 2 सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे, जिनमें एक सीट बीजेपी ने जीती, एक सीट पर महागठबंधन यानी नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार की जीत हुई है। बिहार में 3 महीने पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन किया था, और यह उसके बाद का वहां का पहला उपचुनाव था। ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए इस महागठबंधन के उम्मीदवार को हराना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी एक सीट यहां पर बचाने में कामयाब हो गई। जिन 2 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ, उनमें गोपालगंज सीट पर बीजेपी को लगभग 1,800 वोटों से जीत मिली है। बहुत बड़ी जीत तो नहीं कहेंगे, 1,800 वोटों से जीती है। जबकि मोकामा सीट से आरजेडी के बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी 17,000 वोटों से जीती। यह अंतर आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन एक सच यह भी है, इसे देखने का दूसरा तरीका, पिछली बार अनंत सिंह ने आरजेडी के लिए यही सीट इससे दुगने वोटों से जीती थी, यानी उसका जो अंतर है सीट पर जीतने का, वो आधा रह गया। इसके अलावा गोपालगंज में बीजेपी को कम वोटों से जीत जरूर मिली, लेकिन समझने वाली बात यहां यह है कि यहां उसका मुकाबला महागठबंधन के उम्मीदवार से था, यानी आरजेडी उम्मीदवार को जेडीयू और कांग्रेस का समर्थन था, और इन पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव में नहीं थे। इन नतीजों से 2 बातें पता चलती हैं। पहली है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन से जिस चमत्कार की उम्मीद है, वैसा चमत्कार फिलहाल अभी संभव नहीं है, और बीजेपी बिहार में अभी भी इतनी कमजोर नहीं हुई जितनी नीतीश कुमार ने सोचा था। और सबसे बड़ी बात यह कि वो अकेले दम पर इन 3 पार्टियों से लड़ भी रही है, और उसने एक सीट तब भी जीत ली। दूसरी बात यह कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भूमिका अब चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। यह बात आज आप सबको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए।
ओवैसी को आप वैसे तो न्यूज चैनल्स पर हर रोज देखते हैं डिबेट में आते हुए, लेकिन ओवैसी अब वाकई में भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। क्यों हो गए हैं देखिए, जिस गोपालगंज सीट से बीजेपी जीती है वहां वोटों का अंतर सिर्फ 1800 का था, बहुत छोटा अंतर है, जबकि ओवैसी की पार्टी को इसी चुनाव में गोपालगंज में 12,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। यानी अगर ओवैसी की पार्टी यहां महागठबंधन को अपना समर्थन दे देती तो आज नतीजे कुछ और होते और बीजेपी ये सीट हार गई होती। अब ये चुनावी कैलकुलेशन आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि ओवैसी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। हालांकि यहां सवाल कांग्रेस को लेकर भी है। 136 वर्ष पुरानी कांग्रेस की स्थिति आज ये है कि वो चुनाव लड़ने से ज्यादा चुनावों से दूर रहती है। जिन 6 राज्यों में उपचुनाव हुए उनमें से कांग्रेस ने सिर्फ 3 राज्यों में ही चुनाव लड़ा और 3 में से भी 2 राज्यों में उसकी जमानत जब्त हो गई। और जिन राज्यों के उपचुनाव से कांग्रेस गायब रही उनमें बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी की जिस सीट पर उपचुनाव हुआ वहां बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को 35,000 वोटों से हराया। लखीमपुर खीरी वही जगह है जहां केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र पर किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने के आरोप लगे थे, वो जेल में भी थे। और इस घटना के बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि इस सीट पर जो 20 से 25,000 सिख समुदाय के वोटर हैं उनमें बीजेपी के प्रति बड़ी नाराजगी है। लेकिन नतीजे ये कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों के पास बीजेपी का असल में अब भी कोई तोड़ नहीं है और यह बात कांग्रेस पार्टी को आज अच्छी तरह से समझनी होगी। कांग्रेस को यह समझना होगा कि जो राजनीतिक क्रांति आती है किसी देश में, सामाजिक क्रांति आती है किसी देश में, बदलाव के लिए जो क्रांति आती है वो मीडिया कवरेज से नहीं आती, मीडिया की हेडलाइन से नहीं आती। क्रांति असल में देश की जनता लाती है और देश की जनता ही तय करती है कि कौन सी क्रांति कितनी बड़ी है। और अभी इन नतीजों से ऐसा लगता है कि जनता को कांग्रेस पार्टी पर फिलहाल विश्वास नहीं है। हालांकि अगर आप राहुल गांधी की इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनकी इस यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी के साथ यहां चुनौती कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए भी है। 80 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए यह कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद पहला चुनाव था और इसके लिए उन्हें जितने भी दिन मिले तैयारी के उनमें वो कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए, बल्कि कुछ भी नहीं कर पाए। कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से और ज्यादा खराब हुआ है। तो खड़गे साहब का जो डेब्यू हुआ है चुनाव का वो काफी खराब हुआ।